हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होना है, क्योंकि आज हम ऐसे शख्स से मिलेंगे जो कि बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने केवल और केवल सेल्फ स्टडी के माध्यम से नीट जैसे एग्जाम को एक बार नहीं बल्कि दो बार क्रैक कर चुके हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं आज के हमारे नए मेहमान से, जिनका नाम है डॉक्टर शुभम पांडे जी। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप अपने बारे में कुछ बताएगा, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम शुभम पांडे है। मैंने अपनी क्लास 10 तक की पढ़ाई सेंट्रल एकेडमी देवरिया से की थी, जो मेरा होम टाउन है। उसके बाद मैंने CHS BHU का एग्जाम दिया, जो कि BHU हर ईयर करवाता है फॉर क्लास 6, 9th एंड 11th। तो मैंने क्लास 11th में एग्जाम दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया फिर वहाँ पे। मैंने अपनी 11th-12th की स्टडीज फिर BHU CHS से की थी। एंड आफ्टर दैट मैंने मतलब अपने 11th-12th से ही थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी नीट के लिए। उसके बाद मैंने फिर आफ्टर 12th मैंने 1 साल का ब्रेक लिया और 1 साल फिर प्रिपरेशन की, और उसके बाद से मैंने नीट का एग्जाम क्लियर किया। और मैं अभी फिलहाल 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एम्स कल्याणी कोलकाता से। तो सर, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो आप बताइएगा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होता है। जी, डॉक्टर बनने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब कुछ सिंपल है। आपको सबसे पहले तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको 11th में बायोलॉजी ऑप्ट करना है। मतलब आपका एक सब्जेक्ट बायोलॉजी जो मेन सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। आपको बायोलॉजी करना है। ऐसा नहीं है कि आप बायो के साथ अगर मैथ्स पढ़ते हो तो वो आप नहीं दे पाओगे एग्जाम। आप बायो मैथ्स साथ में भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो है बायो मैथ्स साथ में भी पढ़ते हैं, वो भी दे सकते हैं, बट बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम इंटर जो है मैथ्स से किया है, PCM मेरा सब्जेक्ट है, तो हम या मतलब डॉक्टर बनने के लिए ये जो एग्जाम होता है उसको नहीं दे पाएंगे। नहीं, आप नहीं दे पाओगे। इधर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप उससे भी हो तो आप कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी मस्ट है। आपको आपका 11th-12th होना चाहिए आपका बायो से। उसके बाद से आपको आफ्टर 12th आपको नीट का एक एग्जाम होता है। टिल 2019 तक आपको 3 एग्जाम्स करवाए जाते थे थ्रू इंडियन गवर्नमेंट। वो था एम्स UG, देन नीट एग्जाम, एंड देन द थर्ड वन इज जिपमर एग्जाम। ये 3 एग्जाम्स करवाता था इंडियन गवर्नमेंट, जो कि आपको इन तीनों को आप क्वालिफाई करेंगे तो आप इधर MBBS या फिर BDS या फिर जो अदर कोर्सेज होते हैं मेडिकल फील्ड में, फॉर एग्जांपल BHMS, BUMS, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो इनके थ्रू। आप उसके बाद एग्जाम दोगे और आप फिर आप कर सकते हो। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति है, एक मिथ है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे पैसा लगता है, कई लाख रुपए लग जाते हैं। तो क्या ये सच है? कहाँ तक सच है? कितना पैसा लगता है? और जो आप करते हैं MBBS की पढ़ाई जहाँ करते हैं उसमें कितना पैसा लगा है और कितना लग जाएगा 4 सालों में? ये सारे इन सब के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। ये बहुत बड़ा जो भ्रम है जो लोगों में है कि आपके पास अगर लाखों करोड़ों रुपए है तभी आप डॉक्टर बन पाओगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है जो कि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत गरीब घर का बच्चा भी MBBS कर सकता है। हाँ, टैलेंट की जरूरत है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपने अच्छी रैंक ऑप्ट की है नीट में, अगर आपका बहुत अच्छा रैंक आया है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया है, आपको बिल्कुल भी उतना पैसा नहीं लगेगा जितना आपने सुना होगा कि करोड़ों रुपए लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट किया है तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है। उनमें आपको पर ईयर पर एनम आपको लाखों देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कॉलेज का एग्जाम्पल देता हूँ, तो एम्स की फीस जो है आपकी, वो एम्स की फीस आपकी पूरी 5 साल की फीस बस 5,000 रुपए है। मतलब अगर आपने 5,000 रुपए दे दिए तो आप 5 साल तक पढ़ोगे। 5,000 में आपको बस 5 साल में पूरा कोर्स है। 5,000 रुपए में पूरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा आपका। बशर्ते इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ी मेहनत करो और आप अच्छी रैंक लाओ ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले। अपार्ट फ्रॉम एम्स, जो भी अदर स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फीस भी बहुत कम है। मतलब आप अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 30,000 रुपीज में आपका पूरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा, जो उसकी फीस है जनरली वो तो उतना ही लगता है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट किया, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई तो फिर आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप कम पैसों में भी आराम से डॉक्टर बन सकते हो। मतलब अगर आपकी अच्छी तैयारी है और आप अच्छे रैंक लाते हैं तो आपको कम से कम फीस में ही काम चलता है। जरूरत है मेहनत की। जैसे आपको हर चीज में मेहनत की जरूरत है, तो आपको इसमें भी मेहनत की जरूरत है। सर ये बताइएगा, ये जो नीट का एग्जाम जो होता है, ये नीट होता क्या है?
हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि नीट होता क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, थोड़ा नीट के बारे में बताइए। ठीक है। सो 2015 तक 2015 तक जो था आपका मेडिकल एग्जाम जो होते थे वो दो तरीके के मेडिकल एग्जाम्स होते थे। पहला होता था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और दूसरा जो होता था हर स्टेट अपना अलग अलग स्टेट वाइज एग्जाम करवाता था मेडिकल में एडमिशन करवाने के लिए। लेकिन आफ्टर 2015 जो था वो एग्जाम्स को जो क्या किया गया, चेंज कर दिया गया और एक सिंगल एग्जाम कर दिया गया, वो था नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और उसके साथ साथ दो इंस्टीट्यूट जो मेजर इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में फॉर मेडिकल फील्ड, पहला एम्स और दूसरा जिपमर जो कि साउथ में है, पौंडीचेरी में, तो वो दोनों भी अपने अलग एग्जाम्स करवाते थे। तो 2019 तक ये 3 एग्जाम्स होते थे MBBS में एडमिशन के लिए। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद इन तीनों एग्जाम्स को मर्ज कर दिया गया, कंबाइन करके एक सिंगल एग्जाम कर दिया गया, ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और एक सिंगल फॉर्म के साथ वो आराम से एग्जाम दें और कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। वो था नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। सो नीट का एग्जाम जो होता है वो हर साल एक बार करवाया जाता है NTA के थ्रू, और वो आपका जनरली मई जून के महीने में होता है। तो डॉक्टर बनने के लिए मतलब आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो ये बताइए जो नीट का एग्जाम होता है उसकी क्या सिलेबस क्या है? ठीक है। सो नीट के एग्जाम के लिए कोई ऐसा वो नहीं है। आप बेसिकली अगर आप 11th 12th जो है आपका, अगर उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मेनली 3 सब्जेक्ट नीट के सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। सो बायोलॉजी जो होता है आपका, उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है नीट में, क्योंकि आधे 50% क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। सो अगर 180 क्वेश्चन टोटल है तो उनमें से 90 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से ही आते हैं। ये था लास्ट ईयर तक का। लास्ट एग्जाम हुए नीट के, उनमें पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया बच्चों के लिए ताकि और इजी हो जाए। तो उसमें पैटर्न में चेंज किया गया, क्वेश्चंस को 200 कर दिया गया और 200 कर दिया गया। और उसमें चेंज मॉडिफिकेशन ये हुए कि बायोलॉजी में टोटल पहले 90 क्वेश्चंस रहते थे, अभी बायोलॉजी में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं। करने आपको 90 क्वेश्चंस ही है, 10 क्वेश्चंस ऑप्शनल रहते हैं, मतलब कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। सेम वैसे ही फिजिक्स के लिए आपको पहले 45 क्वेश्चन दिए जाते थे, अभी 50 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 5 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं। आप करो या आप कोई भी 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो और उनकी जगह आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आप जो बता रहे हैं 5 क्वेश्चन छोड़िए, उसमें मतलब कोई भी 5 क्वेश्चन आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको किसी 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये है फिजिक्स के लिए, और सेम यही पैटर्न है केमिस्ट्री के लिए। और बायो में थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 90 की जगह 100 आते हैं, उनमें आप 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टाइमिंग 3 घंटे की ही है। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर नीट की एग्जाम की तैयारी करना है तो बायोलॉजी मतलब मस्ट है, मतलब आप उसको मस्ट। देखिए बायोलॉजी फोकस तो इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स पे करना, लेकिन बायोलॉजी क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, आधे क्वेश्चन पूरे बायोलॉजी से आते हैं, तो उसके मार्क्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग क्या होगी। सो बायोलॉजी पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेजर रैंक्स डिसाइड जो करता है वो करता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा वेटेज है बायोलॉजी पे। इसका नीट का एग्जाम, इसका जो मतलब पैटर्न क्या क्या उसकी मतलब पैटर्न है, क्या कैसे क्वेश्चन वगैरह? तो बेसिकली नीट का एग्जाम जो होता है उसकी फॉर्म जो होती है जनरली वो दिसंबर के महीने में आती है, दिसंबर जनवरी के महीने में फॉर्म रिलीज करता है NTA, और उसका एग्जाम जो होता है वो जनरली आपका मई के फर्स्ट वीक में जो होता है, वो आपका फर्स्ट संडे जो पड़ता है, जनरली ये होता है मई के फर्स्ट संडे को उसका एग्जाम करवाता है वो हर साल। और हर साल एक एग्जाम होता है केवल नीट का पूरे होल ईयर में, और ये अभी भी ऑफलाइन मोड में ही होता है। जैसे और भी जितने भी सारे अलग एग्जाम्स हैं जो मेजर एग्जाम्स हैं इंडिया में होते हैं, JEE हो गया आपका, NDA, ये सब जो भी हुआ, ये सब अब जनरली ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन नीट का एग्जाम अभी भी जो है वो ऑफलाइन ही होता है, OMR शीट पे होता है। तो इसमें थोड़ी और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है कि आपको OMR शीट फिल करना अच्छे से आना चाहिए, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि बच्चे उसमें भी गड़बड़ करते हैं। ऑनलाइन नहीं होता, इसका पेपर ऑफलाइन होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, अभी 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 घंटे एग्जाम होता है, और आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने? टोटल आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 180 अटेम्प्ट करने हैं। जिनमें हुआ क्या, बायोलॉजी में 100 क्वेश्चंस देगा, उसमें 90 करना है, फिजिक्स में 50 देगा, उसमें 45 करना है, केमिस्ट्री में 50 देगा, उसमें 45 करना है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का आता है, और अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, आपका ऐसे मार्क्स कटते हैं आप, तो आपका टोटल जो है 720 मार्क्स के पेपर होते हैं। टोटल कितना होता है? 720 का।
अच्छा ये बताइए सर, जो ये नीट का एग्जाम है उसके लिए कौन कौन से बुक्स हमें पढ़नी चाहिए? मतलब एनसीईआरटी की बुक्स जरूरी है पढ़नी या फिर नहीं जरूरी है, कितनी पढ़नी है और कौन कौन सी बुक्स पढ़ें कि हमारी तैयारी मतलब बहुत हाई लेवल पे जाए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मस्ट है वो है एनसीईआरटी। जैसे आपने बोला एनसीईआरटी के बारे में आपने जिक्र किया, तो एनसीईआरटी जो है वो मस्ट है। मतलब नीट अगर आपको क्रैक करना है तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा कि एनसीईआरटी छोड़ के हम कुछ और पढ़ते हैं और उससे मेरा हो जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। वो एनसीईआरटी मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, बच्चे जो होते हैं वो बहुत इधर उधर जाते हैं, वो कभी किसी मतलब दूसरे एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के चक्कर में वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो अगर आपने बस मतलब मेरा जो मानना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है, और मैंने ही नहीं, मेरे साथ जो बहुत सारे और बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि बायोलॉजी के लिए टोटल एनसीईआरटी, अगर आपने 11th-12th की एनसीईआरटी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पढ़ा है और समझ के पढ़ा है, आपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है अपना। बहुत लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि बायोलॉजी जो होता है वो सब बस रटने वाला सब्जेक्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आपको रटने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत नाम टिपिकल होते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो आपको वो भी रटने में इजी रहेगा। और आप पूरी की पूरी तरह 11th-12th की बायोलॉजी आप पढ़ जाओ पूरा, तो आपका बायोलॉजी तो बस एनसीईआरटी, मतलब मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहता है। फॉर फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए मैं जो कहता हूँ वो ये है कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके साथ साथ चैप्टर्स के बीच में जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं, वो सब करने बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि आप एक बार अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो वो दोबारा रिवीजन नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया, आप दूसरी बार फिर करो, आप तीसरी बार करो, आप जितनी बार रिवाइज करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। और उसके बाद आपका फिर फिजिक्स के लिए आप अदर बुक्स ले लो जिनमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर के नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो लेके आप सॉल्व करो, आप डेली उसको, तो आपका क्लियर होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, आप कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। क्योंकि नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, तो टाइम कभी कभी कम पड़ जाता है लोगों के लिए। अगर आपकी स्पीड कम है तो टाइम कम होगा। अगर आप मेमोराइज देर से करते हो चीजों को, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, तो उसमें बच्चे गलती करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए, जो ये नीट का एग्जाम होता है उसके मतलब उसके लैंग्वेज क्या है? मतलब हिंदी पेपर होता है कि नहीं होता है, और किस किस लैंग्वेज में दे सकते हैं? सो नीट का एग्जाम जो है आपका, वो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ये, कि नीट का एग्जाम जो है आपका अपार्ट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश और भी कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, इन सब लैंग्वेजेस में भी पेपर होते हैं। हाँ, उनमें होते हैं। तो उनमें होता क्या है कि अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है अब, और ये चीजें आप जब फॉर्म फिल करते हो तभी आपको भरना पड़ता है कि आप कौन से सब्जेक्ट, कौन से लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, फॉर्म भरते समय फिल करना। तो अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो आपका पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे लैंग्वेज को ऑप्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने हिंदी ऑप्ट किया, तो हिंदी के साथ साथ आपका पेपर इंग्लिश में दोनों कंबाइंड आएगा, तो वो होता है बाइलिंगुअल पेपर। बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस में पेपर आएगी, इंग्लिश मस्ट रहेगा उसमें। अब सर ये बताइए, जो मेडिकल की तैयारी है वो कैसे करें हम लोग, मतलब इसकी तैयारी किस तरह करें कि हम नीट का एग्जाम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करें? ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है, देखिए आजकल का जो टाइम और कंपटीशन जो बढ़ा हुआ है उसमें इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट वर्क करना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो। ये कुछ लोग डर जाते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, या फिर आलस आ गया मैं ये नहीं करूंगा, इतना कर लिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो चीजों को। आप पता चला कि आपने केवल और केवल बायोलॉजी ही पढ़ी है पूरी, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दे दिया, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा बायोलॉजी पे ध्यान दे दिया। तो ये सारी चीजें हैं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। मतलब आपको जो करना है वो हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। नेक्स्ट, अगर आपने बात की जैसे कि प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आप 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे सबसे जो जनरल चीजें आजकल जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, 11th जब वो जाते हैं 11th में, तो वो कोचिंग साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। फाउंडेशन कोर्स बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फॉर एग्जांपल एलेन, आकाश, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं तो चलाते हैं। तो वो साथ में आपका आप 11th-12th भी कर रहे हो और उसके साथ वो आपकी नीट की प्रिपरेशन भी आपको करवाएंगे साथ में। और जैसे आपने 12th किया आप एग्जाम दे लोगे उसके बाद से। दूसरा आप कर सकते हो कि बहुत ये भी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि आप क्या सेल्फ स्टडी से कर पाओगे, तो आप कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो। मैंने तो सेल्फ स्टडी से ही किया था, मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। मैंने टेस्ट सीरीज ली थी
डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने, ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं अपनी बस। और मैं बस एग्जाम्स देने जाता था सेंटर्स पे, और मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही किया है। सो इम्पोर्टेंट है कि आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी से, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। ये कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि आप दृढ़ निश्चय है आपके अंदर अगर, और आपने स्मार्ट वर्क किया तो आप आराम से कर सकते हो। इस बात को ध्यान देना है कि हम इसकी तैयारी जो है नीट एग्जाम की घर पे भी रह के कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट भी इम्पोर्टेंट, हाँ, वो निश्चय, वो विल पावर होना चाहिए, वो दृढ़ निश्चय अगर आपने कर लिया तो आप कहीं भी रह के कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि बच्चा बहुत गरीब फैमिली से था, उसके पास इवन पढ़ने के लिए बहुत कभी कभी लाइट सोर्सेज भी नहीं रहते हैं, उनके पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते, फिर भी वो बहुत मेहनत करते हैं और वो कर लेते हैं, घर बैठे बैठे भी कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है। इंपॉर्टेंट है आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। एक चीज जो मैंने मिस कर दी थी क्वालिफिकेशंस के टाइम पे, वो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मेजर पॉइंट है, वो ये है कि एज लिमिट, क्योंकि लोग एज लिमिट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो एज लिमिट का ये है कि इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अच्छा, मतलब अपर कट ऑफ नहीं है, लोअर एज लिमिट है कि आप जिस ईयर एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको उस ईयर एडमिशन लेना है तो उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपका एज 17 होना चाहिए। मिनिमम एज है 17। अगर आप 17 साल से कम हो तो आप नहीं दे पाओगे, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। एग्जाम आप दे सकते हो लेकिन आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। और अगर 17 साल से ऊपर हो तो आप एडमिशन ले सकते हो, और कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इसके लिए कोई अटेम्प्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार नहीं दे सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। ये जो है 17 होनी चाहिए, मतलब आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन थे कि डॉक्टर कैसे बने, नीट की एग्जाम कैसे तैयार करें, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।